सो ये जो 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं, ये एक्चुअली आपके टोटल सॉल्यूशन जो कि z है यहाँ पे, इसको डिफाइन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द सब प्रॉब्लम्स। ठीक है। सो अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को प्रूव कर लेते हैं, तो विल हैव द प्रूफ दैट LCS प्रॉब्लम हैज द ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। अब ये जो पहला पॉइंट है, इसके अंदर हमारे पास दो चीजें हैं। पहली है इफ xm इज इक्वल टू yn देन zk इज इक्वल टू xm, और ये जो दूसरा पॉइंट ये है, हम इन दोनों को बारी बारी देखेंगे। सो इफ xm इज इक्वल टू yn देन zk इज इक्वल टू xm। लेट्स से x सीक्वेंस इज दिस एंड y सीक्वेंस इज दिस, और ये आपके सामने इसकी एक एग्जांपल है x और y की। These are two sequences x and y and this is the longest common subsequence z। ठीक है। अब ये जो पहला पॉइंट है, ये आपको क्या कह रहा है कि if xm यानी लास्ट कैरेक्टर ऑफ x and लास्ट कैरेक्टर ऑफ y are equal then they must be part of your longest common subsequence। अब अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों के केस में यहाँ पे आपके पास लास्ट कैरेक्टर g है और ये दोनों में कॉमन है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ योर लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। ये आपके लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस के अंदर भी एंड पे आ रहा है। सो ये तो सिर्फ एक एग्जांपल थी, हम इसका फॉर्मल प्रूफ देखेंगे बाय कंट्रोडिक्शन। सो लेट्स से zk इज नॉट प्रेजेंट, इज नॉट इज इक्वल टू xm। ठीक है। हम अज्यूम करते हैं कि ये जो xm है ये zk के इक्वल नहीं है, यानी xm आपके लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का पार्ट नहीं है। ठीक है। देन वी कुड ऐड xm इज इक्वल टू yn टू z। ठीक है। अगर z के xm के इक्वल नहीं है तो हम xm को ऐड कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन z के अंदर। ठीक है। क्योंकि ये हैं तो दोनों सेम, xm और yn, ये हमारी पहली कंडीशन है। ठीक है। ये दोनों सेम है। ठीक है। लेकिन लेट्स से के इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ zk, देन वी ऐड दिस टू zk, सॉरी ऐड दिस टू z, और अब जो हमारे पास LCS आएगा उसकी लेंथ z से इंक्रीज हो जाएगी। z की लेंथ हमारे पास k थी, अगर आपको इसकी डेफिनेशन याद हो फ्रॉम हियर, तो दिस इज z1 अप टू zk। ठीक है। तो अगर xm इज नॉट अ पार्ट ऑफ z यानी zk इज नॉट इज इक्वल टू xm, तो फिर हम xm को ऐड कर सकते हैं z के अंदर। ठीक है। और हमारे पास जो LCS आएगा उसकी लेंथ k प्लस 1 हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज z इज द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस जिसकी लेंथ k है। ठीक है। वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारी ओरिजिनल ये जो क्लेम है ये गलत है, z के नॉट इज इक्वल टू xm इज रॉन्ग। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कंट्रोडिक्शन आ गई। सो इट मीन्स xm मस्ट बी पार्ट ऑफ zk, मस्ट बी पार्ट ऑफ z, यानी zk शुड मस्ट बी इक्वल टू xm। So then we have second part of this statement, that is zk minus 1 is an LCS of xm minus 1 and yn minus 1। यानी अब हमने x और y को सब प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट कर दिया, और जो zk minus 1 है उसको हमने कह दिया कि वो इन दो छोटी सब प्रॉब्लम्स का LCS है। ओरिजिनली x और y आपके पास ये थे। ठीक है। अच्छा, इसको भी हम कंट्रोडिक्शन से प्रूफ करेंगे। हमारे पास पहले पार्ट का प्रूफ तो हमने ऑलरेडी देख लिया। सो इफ zk is not equal to xm then we could add xm to z and get an LCS of length k plus 1। अच्छा, सो ये जो आपके पास zk minus 1 है, इसकी कार्डिनलिटी आपके पास क्या है, k minus 1, क्योंकि ओरिजिनल आपके पास k लेंथ थी, आपने एक इसमें से एलिमेंट निकाल दिया तो यू आर लेफ्ट विद k minus 1 एलिमेंट्स। ठीक है। and our claim is that it is an LCS of x m minus 1 and y n minus 1। so let's say it is not an LCS of x m minus 1 and y n minus 1। ठीक है। इसको भी हम कंट्रोडिक्शन से प्रूव करेंगे। then there is some other LCS for x m minus 1 and y n minus 1, उसको हम w कह लेते हैं। ठीक है। let's suppose w is LCS of x m minus 1 and y n minus 1। ठीक है। अगर z k minus 1 इसका LCS नहीं है तो इसका मतलब है कि इसका कोई बेहतर
सोल्यूशन मौजूद है जिसको हमने W कह लिया है, ठीक है। तो W की लेंथ ऑब्वियसली वुड बी ग्रेटर देन k-1, तभी तो वो बेहतर सोल्यूशन होगा, अदरवाइज तो zk-1 इज बेटर। सो अगर हम W के साथ xm अपेंड करते हैं, क्योंकि xm को हमने यहाँ से एक्सक्लूड किया हुआ है ना इस सब प्रॉब्लम के अंदर, तो अगर हम टोटल जब प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे तो हम xm को भी तो सॉल्व करेंगे ना, तो फिर हम xm को अपेंड करते हैं तो ये जो टोटल लेंथ है k से बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये लेंथ z के टोटल लेंथ से भी बढ़ जाएगी विच इज k, सो दिस इज अ कंट्रोडिक्शन। तो इसका मतलब है कि zk-1 इज LCS ऑफ xm-1 एंड yn-1। इससे बेहतर कोई LCS आपके पास अवेलेबल नहीं है फॉर xm-n एंड yn-1। नाउ वी हैव आवर सेकंड स्टेटमेंट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने ये देखा था कि x और y के जो लास्ट कैरेक्टर्स थे वो सिमिलर थे और वो ऑप्टिमल सोल्यूशन यानी लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस का पार्ट थे, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या हो सकती है कि वो दोनों सेम ना हो। सो xm is not is equal to yn, ठीक है, and zk is not equal to xm, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन हो सकती हैं, zk is not equal to xm एक ऑप्शन है, और दूसरी क्या है, zk is not equal to ym, जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट के अंदर आएगी। अभी हम ये वाली स्टेटमेंट देखेंगे। सो इफ xm is not equal to yn and zk is not equal to xm, then z is an LCS of xm-1 and y। अब x का हमने लास्ट एलिमेंट इसमें से एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है, y को हमने अभी पूरा कंसीडर किया। तो ये आपके पास ओरिजिनल डेफिनेशंस है x और y की। सो इसका भी हम प्रूफ देखेंगे या कंट्राडिक्शन। सो इफ zk is not equal to xm and if zk is not equal to xm, then z is LCS of xm-1 and y. Let's say z is not an LCS of xm-1 and y, ठीक है। If z is not LCS of this, then इसका मतलब है कि इससे बेहतर कोई LCS एग्जिस्ट करता है, let's call it w, और z की लेंथ k है। If w is better than z, then obviously its length would be greater than k, ठीक है। अब अगर हमारे पास कोई ऐसा LCS मौजूद है w for x-1 and y, ठीक है, then we can use this w as LCS of total x and y, ठीक है। अभी ये w तो हमने कहा है ना कि सब प्रॉब्लम xm-1 और y के लिए, हम अगर इसको xm-1 और y के लिए यूज कर रहे हैं तो हम इसको फिर x और y कंप्लीट के लिए भी तो यूज कर सकते हैं ना, ठीक है। तो इसकी लेंथ वुड बी ग्रेटर देन z। तो यहाँ पे हमारे पास कंट्रोडिक्शन आ गई क्योंकि z इज द ऑप्टिमल सोल्यूशन। सो दिस इज द कंप्लीट प्रूफ ऑफ दिस स्टेटमेंट। इसको भी हमने कंट्रोडिक्शन से प्रूव कर दिया है कि if zk is not equal to xm, then z must be the LCS of xm-1 and y। अब ये जो हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट है, if xm is not equal to yn and zk is not equal to yn, यहाँ पे हमारे पास क्या था, zk is not equal to xm। Now we have zk is not equal to yn। इसका भी प्रूफ एग्जैक्टली सेकंड स्टेटमेंट जैसा होगा, बस ये नोटेशन चेंज हो जाएगी, जहाँ पे हम xn की बात कर रहे थे वहां पे हम yn लिख लेंगे। तो अब ये जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं इनको जब हमने प्रूव किया है तो इनसे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो टोटल सोल्यूशन z है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सब प्रॉब्लम्स। ये जो सबसे हमने पहली स्टेटमेंट देखी थी, इसके अंदर जब हम लास्ट कैरेक्टर हमने अज्यूम किया था कि सेम है, ठीक है, अगर लास्ट कैरेक्टर सेम है तो इट इज अ पार्ट ऑफ योर टोटल सोल्यूशन, ठीक है। तो फिर जो रिमेनिंग है zk-1, इट इज द सोल्यूशन ऑफ द सब प्रॉब्लम xm-1 एंड yn-1, ठीक है। तो यानी हमने अपने टोटल सोल्यूशन z को डिफाइन किया है इन टर्म्स ऑफ द सोल्यूशन ऑफ सब प्रॉब्लम। अब सो ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी तो हमारे पास आ गई इसके अंदर। अब हमने इसमें सब प्रॉब्लम्स भी देख ली हैं, ठीक है। अब हम इनको यूज करेंगे टू डिफाइन द रिकर्सिव फॉर्मूला। So we can call our smaller subproblems as prefixes of our given sequences. Let's define them as xi and yj
टू बी द प्रीफिक्सेस ऑफ सीक्वेंसेस एक्स एंड वाई। अब ये जो प्रीफिक्सेस आपने कंसीडर किए हैं यानी स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स कंसीडर किए हैं, दीज आर ऑफ लेंथ आई एंड जे। डिफाइन सी आई जे टू बी द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस ऑफ एक्स एंड एक्स आई एंड वाई जे। यानी ये जो प्रीफिक्सेस यानी हमारी स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स हैं, इनके अंदर जो एलसीएस है उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं सी आई जे के साथ। आई इज द लेंथ ऑफ फर्स्ट common subsequence and j is the length of the second subsequence. अच्छा, and if total length of x is m and that of y is n, तो हमारे पास जो longest common subsequence होगा for x and y वो कहाँ पे सेव होगा, c m n के अंदर। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास रिकरेंस रिलेशन बनेगा, ये हमारे पास प्रीवियस जो हमने ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर के अंदर 3 स्टेटमेंट्स देखी थी, ये हमारे पास वहीं से आएगा। सो पहली स्टेटमेंट थी ये जो लास्ट कैरेक्टर है ऑफ एक्स आई एंड वाई जे, इफ एक्स आई इज इक्वल टू वाई जे, अगर ये इन दोनों के अंदर सेम है तो ये जो करेक्टर है प्रीवियस जो भी सोल्यूशन होगा उसके अंदर ये करेक्टर अपेंड होगा लास्ट में। ठीक है, यानी इसकी वजह से हमारे लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की लेंथ इंक्रीज होगी। सो प्रीवियस जो सोल्यूशन था यहाँ पे दैट वाज सी आई माइनस वन कॉमा जे माइनस वन, एंड वी विल एड जस्ट दिस वन टू दैट प्रीवियस लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, जो कि लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस था एक्स आई माइनस वन और जे आई माइनस वन का, वाई एक्स आई माइनस वन और वाई जे माइनस वन का। ठीक है, जब हम एक्स आई और वाई जे पे गए हैं फ्रॉम एक्स आई माइनस वन एंड वाई जे माइनस वन, तो और हमने कहा है कि अगर लास्ट करेक्टर जो अब आया है वो सेम है तो ऑब्वियसली वो फिर आपके लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का पार्ट बनेगा और उसकी वजह से लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस वुड इंक्रीज बाय 1। अब दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है कि वो आपके लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का पार्ट ना हो। ठीक है, तो उसके लिए जो हमारे पास दूसरी 2 स्टेटमेंट्स थी उनका हमारे पास हम उन 2 स्टेटमेंट्स को यूज करेंगे। ठीक है, यानी एक्स आई is not equal to yj, then you have to take max of c I comma j minus 1 and c I minus 1 comma j। यानी 2 सब प्रॉब्लम्स बन जाती है ना हमारे पास अगर एक्स आई और वाई जे इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे जो हमने देखा था हमारे पास सब प्रॉब्लम किस तरह से क्रिएट होती है, z is an LCS of x m minus 1 and y। ठीक है, और दूसरा केस क्या था हमारे पास, z is an LCS of x and yn minus 1। ठीक है, यानी yn minus 1 एक केस में आ रहा है आपके पास, y का एक करेक्टर डिक्रीज कर रहे हैं आप, और दूसरे केस में आप m का एक करेक्टर कम कर रहे हैं, क्योंकि ये लास्ट करेक्टर है जो आपने इसमें नया एक्स आई और वाई जे पे जब आप आए थे तो ये लास्ट करेक्टर जो आपने ऐड किया था। तो ये अगर सेम नहीं है तो आपके पास ये 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट वाली। इनमें से जो बेहतर ऑप्शन होगी यू विल एड दैट टू योर रिजल्ट। सो दिस इज द रिकरेंस रिलेशन या डीपी रिकर्सिव फॉर्मूला ऑफ एलसीएस। सो आप इसको बॉटम अप फैशन में सॉल्व करेंगे, यानी आप अपने जो प्रीफिक्सेस कंसीडर कर रहे होंगे सीक्वेंसेस की वो आप पहले पहले करेक्टर से शुरू करेंगे। ठीक है, दोनों का लेट्स से आप 0th करेक्टर से शुरू करते हैं तो उस केस में सो सिंस एक्स नॉट एंड वाई नॉट आर एम्प्टी स्ट्रिंग्स तो एलसीएस भी ऑब्वियसली आपका एम्प्टी आएगा। ठीक है, और अगर इसमें से एलसीएस ऑफ एम्प्टी स्ट्रिंग एंड एनी अदर स्ट्रिंग इज आल्सो एम्प्टी। ठीक है, सो अगर एक स्ट्रिंग एम्प्टी है दूसरा स्ट्रिंग आप जितना मर्जी लंबा कंसीडर कर लें, एलसीएस वुड बी एम्प्टी। सो अब when we calculate Cij, we consider 2 cases। हमारे पास 2 तरह के केसेस बनेंगे। पहला केस है xi is equal to yj। ठीक है, अब सेकंड सब पहली सब प्रॉब्लम हमारे पास है x नॉट y नॉट, सेकंड सब प्रॉब्लम क्या बनेगी x1 y1। ठीक है, तो इसमें एक केस हो सकता है कि x1 और y1 दोनों इक्वल है। ठीक है, इतनी आपके पास ये जो सब प्रॉब्लम है x1 y1, ठीक है, इसमें ये दोनों कैरेक्टर्स आपके पास इक्वल है। तो अगर ये इक्वल है तो ये पहला केस आपके पास फॉलो होगा। ठीक है, और अगर ये इक्वल नहीं है तो आपके पास ये सेकंड केस फॉलो होगा।